नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया के एक अहम पहलू पर, जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। मतलब एआई को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए और उससे जुड़े निवेश के मौकों पर, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। हाँ, ये एक दिलचस्प एंगल है। हमारे पास एक यूट्यूब विश्लेषण है जो कहता है कि असली खेल एआई चिप्स या सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि उस चीज में है जिसकी जरूरत हर एआई कंपनी को पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो है बिजली। अच्छा। इसे वो पिक्स एंड शवल्स रणनीति कह रहे हैं। जैसे सोने की दौड़ में कुदाल फावड़ा बेचने वाले अक्सर ज्यादा कमाते हैं, है ना? हाँ, ये कहावत तो सुनी है, बिल्कुल। तो हम 3 खास हिस्सों पर आज गौर करेंगे। पहला, बैटरी स्टोरेज, फिर परमाणु ऊर्जा, और तीसरा, इन सबको जोड़ने वाला बुनियादी ढांचा। मकसद बस ये समझना है कि एआई की वजह से ऊर्जा सेक्टर में क्या कुछ हो सकता है, क्या मौके बन रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बैटरी स्टोरेज से। अब देखिए, डेटा सेंटरों को तो 24/7 बिजली चाहिए, लगातार। बिल्कुल। लेकिन सोलर या विंड एनर्जी, वो तो हमेशा एक जैसी नहीं मिलती। कभी धूप है, कभी नहीं, कभी हवा तेज है, कभी धीमी। तो यही बैटरी काम आती हैं। हाँ, स्टोरेज की जरूरत तो बढ़ेगी ही। इस विश्लेषण में 2 कंपनियों का खास जिक्र है। एक तो टेस्ला TSLA, और दूसरी है ईओस एनर्जी एंटरप्राइजेज यानी ईओस। और यहीं से बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। टेस्ला तो अपने वो बड़े लिथियम आयन मेगा पैक के लिए जानी जाती है। वो तो काफी मशहूर है। हाँ, जो ग्रिड को स्थिर रखने और जाहिर है डेटा सेंटर को बैकअप देने के काम आते हैं। और दूसरी तरफ है ईओस, वो जिंक आधारित बैटरी बनाती हैं। अच्छा, जिंक वाली, ये कुछ नया है। हाँ, ये लिथियम का एक अलग विकल्प है। शायद मतलब लंबे समय तक चलने वाले स्टोरेज के लिए ये बेहतर हो सकती है। आंकड़े भी दिलचस्प हैं। टेस्ला के एनर्जी डिवीजन में पिछली तिमाही बताया गया है कि 154% की बढ़ोतरी हुई है। बाप रे, 154%। हाँ, और ईओस का राजस्व तो सुनिए 1500% बढ़ा। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि उनका बेस छोटा था शुरू में, पर उनके पास करीब $680 मिलियन के ऑर्डर पहले से जमा है। तो विश्लेषण इशारा कर रहा है कि इन कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। अच्छा, तो स्टोरेज के अलग अलग खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। विश्लेषण का ये मानना है कि एआई के लिए जो लगातार भरोसेमंद बिजली चाहिए ना, जिसे बेस लोड पावर कहते हैं, हाँ, जो हमेशा चालू रहे। बिल्कुल, वो परमाणु ऊर्जा अच्छे से दे सकती है। इसमें कई तरह की कंपनियां शामिल बताई गई हैं, जैसे यूरेनियम सप्लाई करने वाली कैमेको, CCJ, बड़े परमाणु प्लांट चलाने वाली जैसे कॉन्स्टलेशन एनर्जी, CEG, फिर छोटे माइक्रो रिएक्टर बनाने वाली ओक्लो, OKLO, और एक नई चीज, छोटी मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR तकनीक वाली कंपनियां जैसे न्यू स्केल पावर, SMR। हाँ, ये पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया है। संक्षेप में देखें तो केमेको यानी CCJ वो यूरेनियम की बढ़ती कीमतों से फायदा उठा सकती है, ऐसा विश्लेषण का मानना है। कॉन्स्टलेशन एनर्जी CEG वो अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लीट चलाती है और हाल ही में उसने मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनी से डील भी की है। अच्छा, मेटा के साथ। हाँ। ओकेलो, हाँ। वो माइक्रो रिएक्टर पे काम कर रहे हैं। ये शायद खास जगहों के लिए, जैसे दूर दराज के डेटा सेंटरों के लिए उपयोगी हों। विश्लेषण इसमें काफी ग्रोथ की संभावना देखता है। और SMRs ये छोटे फैक्ट्री से बनने वाले रिएक्टर होते हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। इन्हें कहीं भी लगाना शायद आसान हो सकता है। ये भविष्य की तकनीक मानी जा रही है, हालांकि हाल में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है इन्हें। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, जिसे विश्लेषण ने भी उठाया है। आजकल परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा की तरह पेश किया जा रहा है। ये बात तो है। विश्लेषण थोड़ा संदेह जताता है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग की चिंता का इस्तेमाल कहीं परमाणु ऊर्जा को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए तो नहीं किया जा रहा। हमें साफ करना होगा कि ये सिर्फ विश्लेषण में प्रस्तुत एक दृष्टिकोण है। हम इसे सही या गलत नहीं कह रहे। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि स्रोत क्या कह रहा है और हम सिर्फ उसकी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये नई परमाणु तकनीकें जैसे माइक्रो रिएक्टर या SMR उतनी जल्दी तैयार हो पाएंगी जितनी तेजी से एआई की बिजली की जरूरत बढ़ रही है? ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, टाइमलाइन एक बड़ा सवाल है। खैर, अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब वो कंपनियां जो ग्रिड बनाती हैं, उसे संभालती हैं और डेटा सेंटरों के लिए जो बाकी जरूरी सिस्टम है वो मुहैया कराती हैं। यहाँ वर्टिव होल्डिंग्स VRT, विस्ट्रा कॉर्प VST और जनरल इलेक्ट्रिक वर्नोवा GEV का जिक्र है। हाँ, ये वो कंपनियां हैं जो इस पूरी AI दौड़ में एक तरह से पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। वर्टिव, VRTV
वो डेटा सेंटर के लिए कूलिंग और पावर मैनेजमेंट जैसे बेहद ज़रूरी सिस्टम बनाती है। और उनके पास बताया गया है कि करीब $7.9 बिलियन का बड़ा ऑर्डर बैकलॉग है। काफी बड़ा है ये तो। हाँ, विस्ट्रा वीएसटी वो कई तरह से बिजली बनाती है, गैस से भी, रिन्यूएबल से भी, और अब वो डेटा सेंटरों पर खास ध्यान दे रही है। और जी वनोवा जीईवी वो पावर बनाने वाले बड़े उपकरण जैसे टर्बाइन वगैरह पर फोकस कर रही है, खासकर डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग को देखते हुए। इन सभी के लिए विश्लेषण अच्छी संभावनाएं देख रहा है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का निचोड़ ये निकलता है कि एआई की जो ये बेतहाशा बिजली की भूख है, वो ऊर्जा क्षेत्र के कई अलग-अलग हिस्सों में स्टोरेज हो, परमाणु हो या फिर बुनियादी ढांचा हो, नए मौके बना सकती है। बिल्कुल, ये विश्लेषण मुख्य रूप से एआई की मांग से पैदा होने वाली विकास की संभावना, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल पर केंद्रित है। हाँ, फोकस ग्रोथ पर है। हाँ, लेकिन एक अहम सवाल जो शायद आगे सोचने के लिए है और जिस पर इस विश्लेषण में उतनी गहराई से बात नहीं हुई, वो ये है, हमारे मौजूदा बिजली ग्रिड की अपनी सीमाएं हैं, अपनी क्षमता है। सही बात है। और नए प्रोजेक्ट्स के लिए नियम कानून की बाधाएं भी होती हैं, मंजूरियां लेना वगैरह। ये चीजें इस उम्मीद की जा रही बिजली की बढ़ोतरी की रफ्तार और उसके पैमाने को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। विकास की कहानी अपनी जगह है, पर इसे हकीकत बनाने की राह में आने वाली ये जो चुनौतियां हैं, ये भी काफी मायने रखती हैं। इस पर शायद और गौर करने की जरूरत होगी।